ब्रीफ केस लॉक कर दिया और फिर उसे जाए हादसा से थोड़ी दूर एक गड्ढे में पहलू की दीवार खोद कर पत्थरों के अंदर इस तरीके से छुपा दिया कि किसी की उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि मुझे खतरा था कि हमारा जहाज पाकिस्तान के इलाके में गिरा है। फिर मैं भाग कर जाए हादसा पर आ गया। जहाज को आग नहीं लगी थी, मगर वो 2 टुकड़े हो चुका था और हमारे दूसरे ऑफिसर्स की लाशें नशिस्तों में बुरी तरह फंसी हुई थी। मैंने एक एक ऑफिसर को मलबे में घुस कर देखा, कोई एक भी जिंदा नहीं था। मैं उनके ब्रीफ केस निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इस तरह से मलबे में फंस चुके थे कि उनको बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन था। मुझे इस बात का भी शदीद एहसास हुआ कि अगर हमारा जहाज दुश्मन के इलाके में क्रैश हुआ है तो ये सीक्रेट फाइलें जो मेरे साथियों के ब्रीफ केसेस में बंद हैं दुश्मन के हाथ आ जाएंगी। चुनाचे मैंने जेब से लाइटर निकाला और एक जगह फोम की पट्टी को आग लगा दी, लेकिन ये आग थोड़ी देर बाद बुझ गई। मैंने इधर उधर से सूखी लकड़ियां जमा करके उन्हें आग लगाकर जहाज के मलबे पर फेंक दिया। इतने में मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। मैं जल्दी से दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया। मेरी लगाई हुई आग बदकिस्मती से दोबारा बुझ गई थी। कुछ देहाती जहाज के मलबे की तरफ बढ़ रहे थे। उनके लिबास और बातों से मैं समझ गया कि ये पाकिस्तानी है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आसमान पर चक्कर लगाता हुआ जहाज के मलबे के ऊपर से गुजर गया। ये पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्स का हेलीकॉप्टर था। अब मेरे लिए वहां छुपा रहना ठीक नहीं था। चुनाचे मैंने एक बार फिर उस खास जगह को अपने जहन में बिठाया जहां मैंने अपना ब्रीफ केस जमीन में दबाया था और भगवान का नाम लेकर अपने अंदाजे के मुताबिक भारतीय बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत जल्द पकड़ा गया और मुझे पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स के बंकर में पहुंचा दिया गया। उसके बाद पहले तो अजियत और टॉर्चर का दौर शुरू हुआ। मैंने जाहिर किया कि मैं गलती से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया हूं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये जहाज के क्रैश होने की इत्तला मिल गई। अब उन्होंने पूछगिछ शुरू कर दी कि जहाज कहां जा रहा था, किस मकसद के लिए जा रहा था। उन्होंने वहां से हमारे डेलीगेशन के कुछ ब्रीफ केसेस भी मुझे दिखाए जो उन्होंने जहाज के मलबे में से निकाल लिए थे। मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरी ब्रेन वॉशिंग का अमल शुरू हुआ। अभी तक मैंने अपनी जबान से एक लफ्ज भी ना निकाला था। ब्रेन वॉशिंग से मुझे खतरा था कि कहीं गैर शऊरी तौर पर दुश्मन मुझसे कुछ उगलवा न ले। चुनाचे मैंने हर कीमत पर फरार होने का फैसला किया। एक शाम मुझे उसका मौका मिल गया और मैंने एक गार्ड को बहाने से अंदर बुलाया और झपट कर उसकी गर्दन इस तरह दबोची कि वो आवाज न निकाल सका और वहीं ढेर हो गया। मैं फरार होने में कामयाब हो गया था। उस सारे इलाके को मैंने जहन में रखा हुआ था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स मुझे पीछे नहीं ले गई थी। मैं अभी तक बॉर्डर के पास ही था। मैं रातों रात घाटियों से गुजरता सुबह होने तक उस जगह पहुंच गया जहां जहाज का मलबा अभी तक पड़ा था। मैं गड्ढे में कूद गया और दीवार खुल दी। मेरा ब्रीफ केस वहीं दबा हुआ था। मैंने उसे सीने से लगाया और पहाड़ों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरा रुख जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की तरफ था, लेकिन मैं रास्ते से भटक गया। अब मैं दिन को किसी जगह जंगल में छुपा रहता, रात होती तो फिर सफर शुरू कर देता। नदी नालों पर अपनी प्यास बुझाता, जंगली फल खाकर पेट की आग सर्द करता। आखिर भगवान जाने कितने दिन की दरबदरी के बाद मैं अपने भारत के रामबन वाले बॉर्डर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। ये कहानी ऐसी पुरजोर असर भरे अंदाज में बयान की कि भास्कर बार बार अश कर उठता। बीच बीच में पाकिस्तान को बुरा भला भी कहता जाता, लेकिन बुढ़ा सीआईडी खुर्राट लाला मेरी तरफ सपाट चेहरे से तक रहा था। मेरी कहानी सुनकर वो भी कहने लगा, तुमसे इसी एडवेंचर की उम्मीद थी कैप्टन, और तुम ये सुनकर यकीनन खुश हो गए कि तुम्हारे साथ जो डेलीगेशन गया था उसमें सिर्फ तुम ही एक अफसर थे जिसके पास सीक्रेट फाइल थी, बाकी किसी के पास खुफिया कागज नहीं था। फिर वो काहली के साथ कुर्सी से उठा और बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारी कॉफी और गाजर के हलवे का बहुत शुक्रिया। भास्कर भी उठ खड़ा हुआ। दोनों ने मुझसे हाथ मिलाया और अपने कागजात ब्रीफ केस में डालने के बाद मेरे कमरे से निकल गए। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने आया था। भास्कर ने आहिस्ता से कहा, विस्की की पार्टी तुम्हारी तरफ रहती है, और आंख मारकर नमस्कार कहता हुआ बुढ़े आईसीएस लाला बद्री दास के पीछे पीछे चल दिया। मैं अपने ऑफिस में आकर कुर्सी पर बैठा तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं सैकड़ों मील तक पैदल चल कर आया हूँ। उसी वक्त बंसी को कहकर कॉफी बनवाई। सिगरेट सुनगाया ही था कि डायरेक्टर वर्मा का फोन आ गया। कैप्टन, मौसम कैसा है? कांग्रेस वाले चले गए? मैंने उसे बताया कि बड़े खुशगवार माहौल में बातें हुई थी। उन्होंने मुझसे जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी मैंने पूरी तफसील के साथ एक एक चीज याद करके मुहैया कर दी। डायरेक्टर वर्मा बोला, ये महज रूटीन की कार्रवाई थी। मैंने कहा, जी सर, मैं जानता हूँ, मगर पाकिस्तान के बारे में मुझे जो मालूम है वो बताना मेरी ड्यूटी थी। वर्मा ने मुझे बताया कि कल दोपहर को उसके ऑफिस में एक आम मीटिंग होने वाली है। मैंने कहा, सर मैं तैयार हूँ। वो बोला, सुबह तुम्हें इसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। वैसे मामला पंजाब और खालिस्तान के संगठन से ही ताल्लुक रखता है। ओके कैप्टन। और वर्मा साहब ने फोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगा ये कल वाली अहम मीटिंग किस नौयत की होगी। यकीनन इसमें पंजाब में सिखों की शोरिश और खालिस्तान का मसला जेर बहस आएगा और भारतीय हुकूमत ज़िम्न में
कोई अहम फैसला करने वाली हैं। मैं दफ्तर में 4 बजे से पहर तक काम करता रहा। इस दौरान में मुझे कई ऐसे उमूर और ज़ाब्तों का इल्म हुआ जैसे मेरे लिए वहां रहते हुए जानना जरूरी था। कोई 4:15 बजे मेरी महबूबा सुजाता का फोन आया। वो कुछ परेशान थी। कहने लगी कि दफ्तर से निकलकर सीधे मेरी तरफ आ जाना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने बात की नौयत मालूम करने पर इसरार किया तो उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि तुम आओगे तो बताऊंगी। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि किसी भी लम्हे मेरे लिए कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो सकती थी। मैं सोच में पड़ गया कि सुजाता को कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं असली कैप्टन बहता नहीं। बहरहाल मैंने सुजाता के ऑफिस में जाने का फैसला कर लिया। इससे पहले मैं सुजाता के ऑफिस कभी नहीं गया था। वो एयर इंडिया के चांदनी चौक वाले दफ्तर में मुलाजिम थी। उस ऑफिस का पता चलाना कोई मुश्किल नहीं था। छुट्टी के बाद मैंने दफ्तर से निकलकर टैक्सी ली और उसे चांदनी चौक वाले एयर इंडिया के ऑफिस चलने को कहा। सड़कों पर काफी रश था। दफ्तरों में छुट्टी हो गई थी और लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे। मौसम में हल्की हल्की खुनकी आ रही थी। दिल्ली पहले से ज्यादा गुंजान और पुरहुजूम हो गया था। चांदनी चौक पहुंचकर टैक्सी एयर इंडिया के दफ्तर के सामने एक तरफ खड़ी हो गई। मैं ये दफ्तर पहली बार देख रहा था। शीशे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बाएं जानिब एक तरफ काउंटर के पीछे सुजाता पर नजर पड़ी। वो एयर इंडिया की खुसूसी फुल कलर साड़ी में थी और पर्स में अपनी जरूरी चीजें रख रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैंने उसे बताया कि आज मैं गाड़ी पर नहीं टैक्सी पर आया हूँ। वो मेरे साथ ऑफिस की लॉबी से बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए मैंने उससे पूछा कि खैरियत तो है? उसने अपने कटे हुए स्याह रेशमी बालों को छिपकते हुए कहा और हाथ देकर एक खाली टैक्सी को खड़ा किया। मैं देख रहा था कि उसका चेहरा मुतफक्किर है। वो परेशान थी। मेरे दिमाग में भी शदीद कश्मकश जारी थी। खुदा जाने क्या बात है। बहरहाल जहरीला सिगार उस वक्त भी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद था। हालात का नाजुक सूरत इख्तियार कर जाने में मैं बड़ी आसानी से सुजाता से छुटकारा हासिल कर सकता था। मुसीबत सिर्फ ये थी कि उसके ऑफिस वालों ने मुझे उसके साथ दफ्तर से निकलते देख लिया था। मैंने सुजाता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसने टैक्सी ड्राइवर को किसी रेस्टोरेंट चलने के लिए कहा और पर्स में से छोटा सा आईना निकालकर अपने होंठों पर लिपस्टिक की तह जमाने लगी। मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया था, मगर मैं ऊपर से बहुत पुरसकून था। मैंने एक बार फिर सुजाता से कहा, भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताओ कि बात क्या है। उसने टैक्सी ड्राइवर की तरफ इशारा करके मुझे खामोश रहने की हिदायत की। टैक्सी चांदनी चौक से निकलकर 12 खंबे की तरफ जा रही थी, जहाँ एक छोटा सा पुरसकून रेस्टोरेंट था जिसका नाम अब मैं भूल गया हूँ। छोटी छोटी गोल मेजों पर मोमबत्तियां रोशन थी और बहरे कालीन पर आवाज पैदा किए बगैर आहिस्तगी से चल रहे थे। दीवारों पर महाभारत की जंग का मंजर पेंट किया गया था। काउंटर पर एक तीखी नाक वाली लड़की तिलक लगाए बैठी धीमी आवाज में किसी से फोन पर बात कर रही थी। हम कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। मैं फौरन बात की तह तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अपनी बेताबियों को कंट्रोल में रखे हुए था। मैं चाहता था कि सुजाता खुद बात शुरू करे, फिर भी मेरी तरफ से पेशरफ्त जरूरी थी। मैंने वेटर को कॉफी और कुछ सैंडविचेस लाने का ऑर्डर दिया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए सुजाता की तरफ जरा सा झुका। सुजाता की साड़ी में से बेहतरीन परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जरूर ब्याह करने की बात करनी होगी। माता जी ने भी कल मुझे कहा था कि पुत्र अब अपना घर बसा ले। सुजाता के सुर्ख बुंदे मोमबत्ती की लौ में किसी वक्त चमक उठे थे। एक गहरा सांस भरते हुए उसने मेरी तरफ देखा और कहा, किशन, अरुण नायरोबी से वापस आ गया है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। वो बात नहीं थी जो मैं समझ रहा था, मगर मेरी बला जाने ये अरुण कौन था जो नायरोबी से वापस आ गया है। लेकिन मैंने अपने चेहरे से यूं जाहिर किया जैसे मैं अरुण को जानता हूँ। मैंने मुतफक्किर अंदाज में सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, वो क्या करना चाहता है? सुजाता ने नथने फुलाकर सांस लिया और बोली, क्या चाहता होगा? मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। कहता है किशन को छोड़ दो और मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे माता पिता किशन और दफ्तर के बॉस को पोस्ट कर दूंगा। मालूम हुआ कि सुजाता का रोमान उससे पहले किसी अरुण से चल रहा था जो एक अय्याश और चालाक हिंदू नौजवान था और दरामद बरामद का काम करता था। सुजाता पर उसने कुछ ऐसा जादू किया कि वो उसके दाम में फंस गई और अरुण ने उसके बाद इंतहाई काबिल एतराज तस्वीरें बनाकर अपने पास रखी। जब सुजाता को पता चला कि अरुण की अच्छी शोहरत नहीं है और वो दूसरी लड़कियों से भी फ्लर्ट करता है, तो वो उससे दूर होने लगी और अपनी तवज्जो कैप्टन रामकिशन मेहता यानी मेरी तरफ मबसूल कर ली। इस दौरान में अरुण कारोबार के सिलसिले में नायरोबी चला गया और 1 बरस तक वहीं मुकीम रहा। अब वो वहां से अपना कारोबार समेट कर दिल्ली आ गया था। उसने आज ही सुजाता को फोन पर धमकी दी थी कि अगर उसने उससे शादी न की तो वो उसकी काबिल एतराज तस्वीरें उसके माता पिता और दूसरे दोस्तों को अरसाल कर देगा। मुझे इस रोमांस से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सुजाता की खातिर मुझे अपनी तशवीश का इजहार करना पड़ रहा था। मैंने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा, मैं इस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुजाता ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और आजिजी से बोली, किशन, ये समस्या का हल नहीं है। मैं तुम्हें किसी सूरत भी खोना नहीं चाहती। मुझसे गलती जरूर हुई थी, मगर मैंने भगवान से माफी
माफी मांग ली थी और तुमने भी मुझे माफ कर दिया था। मैं तो तुम्हें मन से अपना पतिदेव मान चुकी हूँ। लेकिन वो बात करते करते चुप हो गई। वेटर कॉफी और सैंडविचेस लेकर आ गया था। मैं कॉफी बनाने लगा और ज़ेरे लब बड़बड़ाया, वो अपने आप को समझता क्या है, मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। सुजाता ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा डियर, मेरी तस्वीरों के नेगेटिव्स भी उसके पास हैं। वो जेल चला गया तो उसका कोई दोस्त ये तस्वीरें मेरे माता पिता को भेज देगा, पर मैं अपनी जीव हत्या कर लूंगी। सुजाता छोटे से रुमाल से अपनी आंखों में आए हुए आंसू पहुंचने लगी। मैंने उसके हाथ को आहिस्ता से दबाते हुए उससे तसल्ली दी। सुजाता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतनी चिंता न करो, मैं इस समस्या को हल कर लूंगा। मैं खुद अरुण से बात करूंगा। जहां तक मैं समझ सका हूँ वो तुमसे ब्याह करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो तस्वीरों के एवज कुछ रकम हासिल करना चाहता है। वो जो मांगेगा मैं उसे देखकर तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल कर लूंगा। सुजाता ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से गहरी सोच में डूबी हौले हौले कॉफी के घूंट लेने लगी। बातों ही बातों में सुजाता से मैंने उसके पहले बदमाश आशिक अरुण के बारे में तकरीबन तमाम मालूमात हासिल कर ली। उसका फोन नंबर, उसके फ्लैट का पता भी हासिल कर लिया। मालूम हुआ कि वो इश्क पेशा, आवारा और बदनाम शोहरत रखने वाला आदमी है। दरामद बरामद का कारोबार उसने महज दिखावे के लिए खोल रखा है। असल में वो स्मगलरों के किसी ग्रोह से वाबस्ता है। मैं इस स्कैंडल में ज्यादा नहीं उलझना चाहता था, सिर्फ उस हद तक जाना चाहता था जिस हद तक सुजाता से मेरे ताल्लुकात का तकाजा था। बल्कि मैंने दिल में तय कर लिया था कि अरुण कुमार से मिलूंगा भी नहीं और टेलीफोन पर ही उसे डरा धमका कर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुजाता पर मैंने यही जाहिर किया कि मैं अरुण कुमार की वापसी और उसके अज़ाइम से बेहद परेशान हुआ हूँ और ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। अब सुजाता मुझे तसल्लियां देने लगी कि मैं जो भी कदम उठाऊं सोच समझ कर उठाऊं। बोली, किशन, ये मेरी रेपुटेशन और मेरे माता पिता की लाज का मामला है। तुम किसी तरह उस बदमाश से मेरी तस्वीरें और नेगेटिव्स ले लो, मेरी तुमसे अरदास है। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, सुजाता, तुम मेरी जीवन साथी हो। मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए करूंगा। आओ अब चलते हैं। घर पर माता जी रात देख रही होगी। मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया। घर पर बंबई वाले रिश्तेदारों के अलावा कुछ और लोग भी मुझसे मिलने आए हुए थे। ये दूर पार के रिश्तेदार थे और अमृतसर से आए थे, जो कैप्टन मेहता का पैदाइशी शहर और वतन था। मैं एक जरूरी फोन करने के लिए कहकर उठा और अपने कमरे में आ गया। टेलीफोन मैंने पहले ही से कमरे में रखवा लिया था। मैंने सुजाता की आशिक अरुण कुमार का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक लाउबाली सी आवाज आई, कौन? मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं अरुण कुमार साहब से बात करना चाहता हूँ। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर उसी आवाज ने किसी कदर तम्स के साथ कहा, मुझे मालूम था महाशय जी फोन करेंगे। श्री मेहता जी, मैं आपका दास अरुण कुमार ही बोल रहा हूँ। मैंने बराह रास्त उससे सवाल किया कि वो क्या चाहता है। उसने हल्का सा पैका लगाया और बोला, महाराज, ये बात तो सुजाता देवी मियाँ आपको जरूर बता दी होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। अब मैंने किसी कदर गुस्से से कहा, अरुण, तुम अगर सुजाता को ब्लैकमेल करके उससे ब्याह करने के सपने देख रहे हो तो इस बात को अपने मन से निकाल दो। हाँ, अगर कुछ और चाहते हो तो मुझसे सीधी बात करो। अरुण कुमार फिर तंज़े अंदाज में हंसा और बोला, तो कैप्टन साहब, किसी वक्त मेरे फ्लैट पर पधारिए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, सारी बात तय कर लेंगे। मैं समझ गया कि अरुण सुजाता की काबिल एतराज तस्वीर के इवज कुछ रकम चाहता है। मैंने उसे दावत तो दे दी थी, मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि अरुण ने अगर भारी रकम का मुतालबा कर दिया तो उसे कहाँ से पूरा करूंगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 के करीब रकम थी। बहरहाल इस मामले से निमटना भी जरूरी था। दूसरे रोज 6 बजे अरुण के फ्लैट पर मुलाकात तय हो गई। दोपहर के बाद मेरे ऑफिस में बकौल वर्मा साहब एक मीटिंग होने वाली थी। कुछ पता नहीं था कि वो कब तक चले। मैंने सुजाता को फोन करके बता दिया कि अरुण से मेरी बात तय हो गई है और मैं कल शाम को उसके फ्लैट पर मामला तय करने जा रहा हूँ। सुजाता ने घबराई हुई आवाज में कहा कि मैं उसके फ्लैट पर न जाऊं। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, भगवान हमारे साथ है। दूसरे रोज मैं दफ्तर में काफी मसरूफ रहा। गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात और आसाम में बांग्लादेशी चकमा कबीले के लोगों के गैर कानूनी दाखिले की फाइलों पर अपने रिमार्क्स लिखते लिखते दोपहर हो गई। तिवाड़ी के साथ जल्दी जल्दी भोजन किया और काम में जुट गए। इतने में डायरेक्टर वर्मा साहब का फोन आया कि मेरे कमरे में आ जाओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरा दिल थोड़ा सा धड़का। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्मा साहब के कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर उनका चपड़ासी जैसे पहरा दे रहा था। मुझे देखकर उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे में वर्मा साहब की बड़ी मेज के गिर्द 5 खद्दर पोश पक्की उम्र के ऑफिसर बड़ी राजदारी से गुफ्तगू कर रहे थे। सब ने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। एक ब्लैक बॉक्स वर्मा साहब की घूमने वाली कुर्सी के पास ही कालीन पर रखा था। इन ऑफिसरों में तिवाड़ी के अलावा मैं किसी की शक्ल से आशना नहीं था। शायद वो सेक्रेटेरिएट के खुफिया सेल से आए थे। वर्मा साहब ने ब्लैक बॉक्स में से एक फाइल निकाल कर खोली, उसकी वर्क गर्दानी की और अपनी ऐनक को नाक पर उंगली से जमाते हुए बोले, ये वही सीक्रेट फाइल है जिस पर हमारी प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने विशेष नोट लिखा है और ये आज ही
ही प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट से मुझे मिली है। हमने प्रधानमंत्री को इतला दी थी कि रूस की जो परमाणु आबदोज हमारे भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम लेकर कन्याकुमारी की बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। उसको सबोताज करने के लिए अमरीकी एजेंट और विशेष तौर पर पाकिस्तान के एजेंट हरकत में आ गए हैं।